जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय में अध्याय 3 हम पहले पढ़ चुके हैं। आज से हम नया अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। विज्ञान विषय कक्षा 9वीं अध्याय 4 परमाणु की संरचना। इस पूरे अध्याय को निरंतर देखने के लिए आप मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आपको मिलते रहें और ये पूरा अध्याय आप विभिन्न क्रम में आप आसानी से समझ सकें। तो आइए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं हम अध्याय 4 की। इसके पहले हम अध्याय 3 पूरा पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने अणु एवं परमाणु के बारे में पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि जो पदार्थ थे वो परमाणुओं से मिलकर के बने हैं और सबसे छोटी इकाई जो परमाणु है ये अविभाज्य कण है पदार्थ के, ये हम पढ़ चुके थे। लेकिन 19वीं शताब्दी के पहले वैज्ञानिकों के सामने एक नई चुनौती ये आई कि आखिर अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग रासायनिक गुण वाले या अलग अलग प्रकार के क्यों होते हैं। आखिर ऐसा क्या है इन परमाणु में कि अलग अलग तत्वों के जो परमाणु हैं उनके गुण अलग अलग होते हैं। इस बात को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने बहुत से प्रयास किए। एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न क्यों हैं। दूसरा चुनौती ये थी कि क्या वास्तव में जो परमाणु है वो अविभाज्य हैं। तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में वैज्ञानिकों के सामने ये चुनौती आने लग गई थी। अब इसी दौरान एक चीज़ और ये आ गई थी कि स्थिर विद्युत आवेश और पदार्थों के अंदर विद्युत के प्रवाह ने ये तो तय कर दिया था कि अभी और भी कुछ इन परमाणुओं के अंदर बाकी है जिनको अपरमाणिक या परमाणु का भाग कहा गया। अब ये बात कहाँ से आई। यदि हम एक प्रयोग करें कि एक स्केल लें, स्केल को अपने बाल से रगड़ें और छोटे छोटे टुकड़े करें हम कागज़ के, तो वो जो स्केल है उन कागज़ को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो आखिर ये गुण परमाणु के अंदर आया कहाँ से, इस तत्व के अंदर आया कहाँ से, इस पदार्थ के अंदर आया कहाँ से। इसको स्थिर आवेश कहा गया। इसने ये तो तय कर दिया था कि कहीं ना कहीं परमाणु के अंदर भी और भी परमाणु के भाग हैं, अर्थात परमाणु अविभाज्य नहीं हैं, अभी इनके अंदर भी और कुछ मौजूद है। परमाणु के इस भाग को अवपरमाणु कहा गया। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। इन सारे प्रयोगों ने सिद्ध कर दिया था 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक कि परमाणु अविभाज्य नहीं है और यह साधारण भी नहीं है, यह असाधारण है। तो सर्वप्रथम जे टॉमसन ने यह पता लगा लिया था कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, जो पहला अवपरमाणु ज्ञात हुआ था, और इसका जो आवेश है ये ऋणात्मक आवेश है। लगभग 1886 में ई गोल्डस्टीन ने एक विकिरण का पता लगाया जिससे उन्होंने केनाल रे कहा। वो इस इलेक्ट्रॉन के विपरीत आवेश को धारण करता था, तो उसको धनात्मक आवेशित कहा। तो ये तो तय हो गया था कि जो परमाणु हैं वो कम से कम 2 अवपरमाणुक से मिलकर के बना है, इलेक्ट्रॉन, और जो केनाल रे से जो धनात्मक आवेश प्राप्त हुआ था उसको फिर प्रोटॉन नाम दिया गया। यह भी पता चल चुका था कि लगभग जो प्रोटॉन है वो परमाणु के मध्य में स्थित होता है और इलेक्ट्रॉन उसके आसपास उपस्थित होता है। लेकिन ये धन आवेश और ऋण आवेश ये दोनों अवपरमाणुक मिलकर के एक परमाणु की संरचना किस प्रकार से करते हैं, इसके बारे में अभी तक प्रायोगिक तौर पर और तथ्यात्मक तौर पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं थे और नहीं मिल पाए थे। लेकिन हाँ, ये तय हो गया था कि परमाणु अविभाज्य नहीं है और साधारण भी नहीं है, और ये भी तय हो गया था कि कम से कम 2 अवपरमाणु तो इसमें मौजूद है, एक है इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। जब इसका द्रव्यमान पता किया गया तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो लगभग नगण्य माना गया, लेकिन प्रोटॉन का द्रव्यमान इससे 2000 गुना पाया गया। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को उन्होंने इस सिंबल से और प्रोटॉन को इस सिंबल से दर्शाना भी शुरू किया। यहाँ पर यह भी तय हो गया था कि जो एक परमाणु है उसका द्रव्यमान का मुख्य भाग प्रोटॉन है और उसमें इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान लगभग नगण्य है
से मिलकर के एक परमाणु बना है, ये भी तय हो गया था। लेकिन ये दोनों मिलकर के एक पूरे परमाणु की संरचना कैसे करते हैं, इसकी जानकारी 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक नहीं हो पाई थी। लेकिन फिर धीरे धीरे इसका परिचय दिया जाने लगा कि परमाणु की संरचना कैसी होगी। तो सबसे पहले टॉमसन ने अपना परमाणु का मॉडल दिया। टॉमसन ने एक अपना हाइपोथेसिस या परिकल्पना प्रस्तुत की, जिस परिकल्पना में उन्होंने कहा कि जो परमाणु हैं वो क्रिसमस केक के समान हैं। क्रिसमस केक होता है जिसमें काजू बादाम जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उससे मिलकर के बनाया जाता है। तो उन्होंने कहा कि जो परमाणु की संरचना है वो एक क्रिसमस केक के समान होती है। जिस प्रकार क्रिसमस केक में ड्राई फ्रूट्स या सूखे मेवे धंसे होते हैं, उसको उन्होंने कहा कि ये ऋण आवेश है, और बाकी का जो खाने वाला भाग है ड्राई फ्रूट्स के अलावा वो धनावेश इस प्रकार बिखरा है। उन्होंने तरबूज का भी उदाहरण लिया। तरबूज के उदाहरण के द्वारा भी टॉमसन ने समझाया कि जिस प्रकार से तरबूज में जो लाल वाला खाने वाला भाग है वो जिस प्रकार से तरबूज में बिखरा हुआ है, धन आवेश भी वैसे ही बिखरा हुआ है। और तरबूज के जो बीज जिस प्रकार से उस लाल भाग में धंसे हुए हैं, उसी प्रकार जो ऋण आवेश है वो धन आवेश भाग में धंसा हुआ है। ये दोनों भाग मात्रात्मक बराबर है, तुलनात्मक बराबर है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के आवेश को खत्म करके उसको न्यूट्रल कर देते हैं। इस प्रकार से टॉमसन के मॉडल से एक बात तो ये सिद्ध हो गई कि ऋण आवेश और धन आवेश दोनों मिलकर के उसको न्यूट्रल कर देते हैं। तो न्यूट्रल वाली बात तो सत्य सिद्ध हो जाती है। लेकिन बाद में जब वैज्ञानिकों ने कई प्रयोग किए, तब टॉमसन का यह मॉडल उनके प्रयोग पर तथ्यात्मक रूप से खरा नहीं उतरता पाया गया। इसलिए बाद में टॉमसन के इस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया। अब यहाँ तक जब हम आते हैं तो बहुत सारे जो तथ्य हैं वो यहाँ पर गलत सिद्ध हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहला डाल्टन का परमाणु सिद्धांत गलत हो जाता है। क्योंकि डाल्टन ने कहा था कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, लेकिन यहाँ पर जब हम आते हैं तो ये देखते हैं कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, विभाजित है, और भी कई अपरमाणु से मिलकर के बना है। लेकिन फिर भी डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आज भी पढ़ा जाता है, क्योंकि उसने कई तथ्य स्थापित किए। बाद में जाकर के ये जब हम ये देखते हैं कि जब परमाणु की खोज हुई तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को जो है गलत सिद्ध कर दिया गया। तो यहाँ तक जब हम आते हैं तो ये तो तय हो चुका है कि परमाणु एक अविभाज्य भाग नहीं है, वो दो अपरमाणुक, धनात्मक जिसको प्रोटॉन कहा गया, ऋणात्मक जिसको इलेक्ट्रॉन कहा गया, से मिलकर के तो बना है। और ये दोनों मात्रात्मक बराबर होते हैं, जिसके कारण एक अनावेशित परमाणु की संरचना होती है। लेकिन अभी तक ये स्थापित नहीं हो पाया कि आखिर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर के किस प्रकार से एक परमाणु की संरचना करते हैं। यहाँ पर डाल्टन की जो संकल्पना है वो भी यह सिद्ध नहीं कर पाई। हम आगे पढ़ेंगे कि आखिर किस प्रकार से ये सिद्ध हुआ या ये स्थापित हुआ कि एक परमाणु की संरचना कैसी है। तो हम अगले वीडियो में देखेंगे रदरफोर्ड के प्रयोग के द्वारा कि आखिर एक परमाणु की संरचना किस प्रकार होती है। पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।